सभी को नमस्कार। संस्कृत सुकौशलम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि। इससे पहले वाले क्लास में हमने यण संधि समझी थी। आज हम गुण संधि का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, गुण संधि जो है इसमें सबसे पहले सूत्र आता है। सूत्र का नाम है अध्यंग गुण। ये सूत्र है, आइए हम इसको समझेंगे। अध्यंग गुण ये सूत्र हमारे सामने उपस्थित होता है। तो देखिए, जो अध्यंग गुण जो सूत्र है, अध्यंग गुण सूत्र कहता है, इसका हम थोड़ा अलग अलग इसको करते हैं। इन्होंने कहा कि अत एंग और गुण है, ये सूत्र था। अत के अंदर क्या ग्रहण किया गया? तय तत्काल एक सूत्र है, उसे ए का ही ग्रहण किया जाता है। तय का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये तय पर तत्काल एक सूत्र है, तो जहाँ जहाँ ये तय लग जाता है उससे पहले वाला जो अक्षर है सिर्फ वो अपने आप को ही बोध कराता है। यहाँ पर ए का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ए ही है, समझ रहे हो? तो देखिए, ए की तय पर लग गया तो ए का मतलब ए समझे, ए का मतलब यहाँ पर आ नहीं समझे, सिर्फ और सिर्फ क्या समझे? तय पर तत्काल सूत्र कहता है जिस अक्षर के बाद में अगर तय प्रत्यय लग जाएगा तो वो अक्षर सिर्फ स्वयं का ही बोध कराता है। तो यहाँ ए जो है ए का ही बोध माना जाएगा, यहाँ पर आ की गणना नहीं की जाएगी। अब देखिए, एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आते हैं? आप लोगों को हमने माहेश्वरी सूत्रों में पढ़ा था, आपको पता हो तो ऐ उण, उसके बाद में था रील रीक, उसके बाद में था ए ओंग और फिर था आई औच। इस प्रकार से स्वरों से संबंधित ये चार सूत्र थे। तो एओंग, तो एंग प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आए? एंग प्रत्याहार में आए, ये पहला सूत्र था, पता हुआ आपको, ये दूसरा सूत्र था, ये तीसरा सूत्र था, ये चौथा सूत्र था। तो देखिए, एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? एंग प्रत्याहार में आया, एक तो ए आया और एक ओ आया। दो एंग प्रत्याहार में दो वर्णों की गणना की गई। तो यहाँ पर ये जो एंग है, इसके अंदर हमने दो अक्षर लिख सकते हैं। एंग का मतलब क्या होगा? ए और ओ। ये क्या हो गया? गुण हो गया। तो अब इस जो सूत्र है गुण संधि में, तीन महत्वपूर्ण सूत्र हैं गुण संधि के, और तीनों के तीनों जो सूत्र हैं वो सूत्र स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले और वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की तैयारी करने वाले जो भावी अध्यापक है उनके लिए आवश्यक है समझना। तो देखिए, अध्यंग गुण है, इसका हमने अलग अलग विच्छेद किया तो क्या हुआ? अत, एंग और गुण। अब हमने अलग अलग करके लिख दिया, ये ए ओ गुण है। तो हमारे सामने निष्कर्ष आया सामने निकल करके कि जो गुण है वो गुण तीन अक्षर ही गुण कहलाए हैं। तीन अक्षरों की अध्यंग गुण सूत्र ने कहा है कि ए और ओ की गुण संज्ञा हो जाती है। इस सूत्र से हमारे सामने ये निष्कर्ष निकल के आ जाता है कि ए और ओ की गुण संज्ञा हो जाती है। तो ये जो अध्यंग गुण है ना, अध्यंग गुण सूत्र, ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। गुण के बारे में बताता है, गुण की व्याख्या करता है। पूछा जा सकता है, हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण तीन सूत्र है। एक तो है अध्यंग गुण, एक है आद गुण और एक है उरण रपर है। तीनों सूत्रों की सहायता से ही गुण संधि जो है वो कंप्लीट हो पाती है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, और इसी में छात्र छात्राएं कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन में होता है अध्यंग गुण है और एक होता है आद गुण है, और यहीं से हम क्या हो जाते हैं? यहीं से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा संज्ञा विधायक सूत्र था। तो ध्यान दीजिए, जो अध्यंग गुण है, ये आपका जो अध्यंग गुण सूत्र है जिसकी व्याख्या हम कर रहे हैं, ये क्या है? ये संज्ञा विधायक सूत्र है। हमने लिख भी दिया है और बाद में लिख करके भी समझाएंगे। उससे पहले इन तीनों सूत्रों की हम व्याख्या करेंगे, और व्याख्या को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में गुण संधि कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक बहुत ही सरल रूप से हमारे सामने उपस्थित होने वाली है। एक सूत्र जो है, ये तो पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र जो है, दूसरा सूत्र क्या है? वो है आद गुण। आद गुण है, बस ये है। तो देखिए, ये जो आद गुण है ये अध्यंग गुण है। ये तो अध्यंग गुण है तो है संज्ञा विधायक सूत्र।
अध्ययन गुणसूत्र ये सिर्फ इतना सा बताता है कि ए की और ओ की इनकी गुण संज्ञा हो जाती है। अर्थात जो गुण है ना, गुण जो है व्याकरण की दृष्टि से गुणों की बात चल रही है यहाँ पर, तो गुण कौन है कि गुण सिर्फ 3 ही वर्ण है जो गुण है। एक तो क्या है, अ है, एक क्या है, ए है, और एक क्या है, ओ है। इन तीनों को इन्होंने क्या माना, गुण माना है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले हमें ये बिठाना है कि गुण जो है वो 3 ही वर्ण है, एक तो है ए, एक है ए और एक है ओ। इन तीनों वर्णों की अध्ययन गुण सूत्र से क्या हो जाएगी, गुण संज्ञा हो जाती है। अब हम लिखेंगे ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। अब देखिए इस अध्ययन गुण ने तो सिर्फ इतना सा बताया कि जो गुण कार्य होता ना, बाद में संधि होने के बाद में जो गुण कार्य होगा, किसी वर्ण के स्थान पर, 2 वर्णों के स्थान पर जो विकार उत्पन्न होगा, जो शब्द बन करके आएगा वो क्या है। तो इन्होंने कहा या तो वो ए हो सकता है, या वो ए हो सकता है, और या वो ओ होगा। इन तीनों के भिन्न कुछ भी नहीं होने वाला। जब हम गुण संधि का कार्य करेंगे, 2 शब्दों को हम जब आपस में वर्णों के माध्यम से मिलाएंगे तो उस समय हमारे सामने जो गुण बन करके आएगा वो ये कह रहा है, एक तो आ सकता है आपके सामने ए आएगा, या आपके सामने ए आएगा, या आपके सामने ओ आएगा। ये तो बात हुई अध्ययन गुण सूत्र की। अब देखिए आद गुण है। आद गुण जो सूत्र है ये गुण संधि का कार्य करता है। गुण संधि का कार्य करता है कौन, आद गुण है। आद गुण सूत्र ही है जो गुण का कार्य करता है। आइए हम आद गुण को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आद गुण है। आद का आ का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आया, आ का मतलब क्या होगा, ए या आ का मतलब क्या होगा, ए या आ जो है वो उसके बाद अगर ई उ री और ली आ जाए, ए ई उ री आ जाए तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। आज गुण सूत्र में ये कहता है कि ए या आ के बाद में, आ से क्या लिया, ए या आ के बाद अगर ई उ री आ जाए तो गुण कार्य हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये ई उ री कहाँ से आया, ऐसा तो कहीं सूत्र में लिखा ही नहीं है। तो देखिए व्याकरण क्या है, अपने पूर्व वाले सूत्रों की अनुवर्ती ग्रहण करता है। अनुवर्ती का मतलब व्याकरण शास्त्र में एक बार जो सूत्र के द्वारा बताया गया तो दूसरा सूत्र उसी से अनुवर्ती ग्रहण कर लेता है। इससे पूर्व वाली क्लास में आपको पता हो तो हमने पढ़ा था, कौन सा सूत्र पढ़ा था, इको यणची, ये सूत्र हमने पढ़ा था। तो देखिए इक के स्थान पर क्या हो जा रहा था, उसमें यण आदेश हो रहा था। किसके परे रहते, अची यानी क्या होगा, स्वरों के परे रहते। तो यहाँ से जो ये अच था, यहाँ से जो ये स्वर था, इसको हमने यहाँ से इसकी अनुवर्ती ग्रहण कर ली और आद गुण के अंदर ले लिए, तो उसमें ये अच आ गए। उसमें क्या आ गए, अच आ गए, उससे हमने ये अच लिया। और ये सूत्र इसने कहा कि आद गुण सूत्र ने कहा कि ए या आ के बाद अच यानी क्या होगा, स्वर होगा। का अच के बाद में, ए या आ के बाद में अगर कोई भी स्वर होगा तो उनका क्या हो जाएगा, उनका गुण कार्य हो जाएगा। फिर आपके सामने क्वेश्चन उठा कि आपने ई और उ और री को ही क्यों लिया, इनको आपने क्यों छोड़ दिया, इनसे आपकी क्या दुश्मनी थी, सवाल उठ सकता है। सवाल हमारे सामने आएगा कि उन्होंने कहा ना कि अच्छी आप लोगे तो आपने इन्हीं को क्यों लिया, इनको क्यों नहीं लिया। तो ध्यान दीजिए क्योंकि इनके अलग अलग रूल्स हैं। हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेगा। ए या आ के बाद में ए आ जाएगा तो ये किसके खाते में चला गया, ये कार्य। ए या आ के बाद में अगर ए आ जाता तो ये किसके खाते में चला जाता, ये दीर्घ संधि के खाते में चला जाता। कैसे हमने दीर्घ ने रोक रखा है इसको। अगर देखिए अगर ए या आ के बाद, लरी को हमने ले लिया ना, लरी को नहीं लिखेंगे, ए या आ के बाद अगर ए होगा, ए या आ के बाद अगर ए आता था तो वृद्धि संधि के खाते में चला जाता। ए ओ ऐ और औ, जब वृद्धि संधि पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे चला जाता। तो ए या आ के बाद में ए ओ ऐ औ होता तो ये वृद्धि संधि वाले खाते में चला जाता ये कार्य, और ए या आ के बाद में अगर ए ले लेते तो ये दीर्घ संधि का कार्य हो जाता। इसलिए उन्होंने कहा तो अच्छी था, उन्होंने कहने को तो पूरे स्वर कहे थे, लेकिन उन सभी स्वरों को छोड़ करके हमने कौन कौन से स्वर लिए, ई उ री और ली, क्योंकि
ए आ के बाद में ई उ री और री अक्षर होंगे तो ही गुण कार्य हो पाएगा, तभी हम गुण संधि कर पाएंगे। और समझने की कोशिश करते हैं कि साहब ए आ के बाद ई उ री री हो तो आपने कहा कि गुण हो जाता है, कि ये गुण क्या हो जाएगा, तो आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पर गुण इसलिए लिखा क्योंकि गुण क्या है ये आप ऊपर पढ़ चुके हो। गुण क्या है, गुण का मतलब था ए और ओ हो जाता है, इसका मतलब ये होगा क्योंकि हमने लिखा ना यहाँ पर ए या आ के बाद में ई उ री री हो तो क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। और गुण क्या है इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं कि गुण जो है वो 3 ही वर्ण गुण कहलाएंगे। एक तो होगा ए, एक होगा ए और एक होगा ओ। ये 3 ही अक्षर जो है वो गुण हो जाते हैं। तो अब हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई कि ए या आ के सामने अगर ई हो तो इन तीनों में से कौन सा होगा, ए या आ के बाद अगर उ हो तो इन तीनों में से कौन सा होगा, ए या आ के बाद अगर री हो तो इन तीनों में से कौन सा होगा, और ए या आ के बाद अगर री हो तो इन तीनों में से कौन सा अक्षर होगा। ये हमारे सामने जब समस्या आती है, हमारे सामने उठ करके आएगा क्वेश्चन, तो हम अभी इसको इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इनको आप समझेंगे। 2 सूत्र है। पहला सूत्र था गुण संज्ञा विधायक सूत्र, पूछा जाता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र में बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पे। अद एंग गुण है, अत यानी ए की, एंग यानी ए और ओ की, गुण यानी गुण संज्ञा हो जाती है, स्पष्ट लिखा है। आज गुण यानी क्या होगा, ये गुण संज्ञा का कार्य करने वाला है, मैं बता चुका हूं। आज का मतलब ए या आ समझे, गुण का मतलब गुण हो जाता है किनका, ई उ री री का, ए या आ प्लस ई उ री री का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। गुण का मतलब मैं व्याख्या कर चुका हूं। ए ओ, ए और ओ जो है वो गुण कहलाते हैं। अब देखिए, अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं कि ए या आ के बाद में ई आ जाए तो इन तीनों में से क्या होगा। देखिए ए या आ था, ए या आ जाए और ए या आ के बाद में बाय द वे ई आ जाए, तो समस्या यह है कि आपने तो कह दिया कि जो गुण है वो ए का ए भी गुण है, आपने कह दिया ए भी गुण है और आपने तो कह दिया ओ भी गुण है। तो कह समस्या हमारे सामने उठ करके आई कह ए या आ के बाद अगर ई आ जाए तो इन तीनों में से कौन सा गुण करे, कौन सा गुण होगा। तो देखिए गुण हमेशा वही होगा तस्मिन निते निर्दिष्ट है, जिसके लिए आपने निर्देशन कर रखा है, जिनका उच्चारण स्थान, जिनका सवर्ण है, समान है, उसके स्थान पर वही होगा। तो देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में से किसको चूज करें। तो इन्होंने कहा कि ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। उच्चारण स्थानों में हमने पढ़ा था तो ए का उच्चारण स्थान में क्या था, बोलिए। एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या अपन कंठ। तो ए या आ का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ हुआ। उसके बाद में ई का उच्चारण स्थान क्या हुआ, ई का उच्चारण स्थान आप बताइए, तो आप बताओगे इचु ऐसा नाम तालु, इसका क्या हुआ, तालु हुआ। अब आप इनको भी ध्यान से देखिए कि जो ए है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो अकु है विसर्जनीय नाम कंठ से आप कहोगे कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और एदे तो कंठ तालु, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। और ओ के लिए आप बोलोगे कि ओदो तो कंठोष्टम, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और होष्ट है। इसका उच्चारण स्थान क्या हुए, कंठ और होष्ट हुए। पता आप लोगों को उच्चारण स्थानों में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो सवर्ण अक्षरों का ही ग्रहण किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो जो ए और आ है इसका उच्चारण स्थान तो कंठ हुआ और ई का उच्चारण स्थान तालु हुआ। तो अब हम देखेंगे, हमें पता चलेगा कि ए का उच्चारण स्थान तो कंठ है, ये बात भी सही है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। अब आप ही बताइए, ए और आ और ई जिनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है, तो इनके स्थान पर क्या होना चाहिए, क्योंकि कंठ इसका है, तालु इसका है और ए का भी क्या है, कंठ और तालु है। तो इनका सवर्ण अक्षरों का ग्रहण कर लीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और आ प्लस ई मिलकर के क्या हो जाएंगे,
ए हो जाएंगे। इससे हमें पता चला, हमने निकाला है, देखिए हमने समझा है। ऐसे ही नहीं, सामान्यतः मैं सामान्य परिभाषा भी आप लोगों को लिखाऊंगा, जिसमें जो सामान्य आप पढ़ सकते हो, जिसको आप कंठस्थ कर सकते हो, रट सकते हो, लेकिन वो समझने की बात नहीं होगी। पहले मैं चाहता हूँ आप सब लोग उस चीज़ को समझें और उसके बाद में उसको याद करें। सामान्यतः फिर परिभाषाएं लिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी जटिलता जो थी व्याकरण शास्त्र में, जो वैज्ञानिकता जो है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसलिए हमने ए और आ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए और आ है वो मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये जो आपका ए और आ प्लस ई है, ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये मिलकर के ए हो जाएंगे। ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, ए और आ प्लस ई मिलकर के क्या हुए, ए हो जाता है। क्योंकि गुण जो है, गुण जो संज्ञा है वो तीन, याद रखिएगा, गुण संज्ञा सिर्फ और सिर्फ 3 वर्णों की होती है, और वो 3 वर्ण आपके सामने है। कौन कौन से हैं? एक तो है ए, एक है ए और एक है ओ। इन 3 वर्णों की ही गुण संज्ञा होती है। आगे हम देखेंगे कि ए या आ के आगे अगर उ आ जाए तो इन तीनों में से कौन सा अक्षर का ग्रहण करे, ये बात हमारे सामने जब आई तो देखिए हम लिखेंगे कि इधर लिख दीजिए ए या आ और इधर लिख दीजिए उ। अब हम आप कोशिश करो कि ए या आ का उच्चारण स्थान क्या है, ए या आ का उच्चारण स्थान खंड है, और हम जब देखेंगे हमें पता चलेगा कि उ का उच्चारण स्थान क्या है। तो आया हमारे सामने उपध्मानीय नाम ओष्ठो, उ का उच्चारण स्थान क्या है, होठ है। तो इन दोनों का सवर्ण क्या होना चाहिए, आप देखिए, आप खुद बताओगे, क्योंकि ए है उसका सिर्फ और सिर्फ कंठ है, ए है उसका कंठ और तालु है, और जो ओ है उसका क्या है, कंठ और ओष्ठ है। अब ये दोनों वर्ण कंठ और ओष्ठ वाले वर्ण जब मिलेंगे तो किसका ग्रहण करेंगे? इन तीनों की जब गुण संज्ञा हो रही है तो स्पष्ट है कि वो ओ का ही ग्रहण करेंगे ना, ओ का। तो इस वजह से यहाँ पर पाणिनि ने कहा कि ए या आ के बाद में उ आ जाए तो उसके स्थान पर आप क्या कर देना, ओ आदेश कर देना। जिस प्रकार से ए या आ के बाद में ई आए तो ई के स्थान पर क्या मान लेना, ए मान लेना। उसी प्रकार से अगर ए या आ के बाद अगर उ आ जाए तो उसके स्थान पर क्या कर देना, उसके स्थान पर आप ओ कर देना। अब समस्या आने वाली है, समस्या ये आने वाली है कि यहाँ पर तो है या आ, ई और उ की तो हमारे सामने हम समझ गए, ए या ई या उ की तो हम समझ गए। बात यह है कि आप इधर तो 4 वर्ण दे रखे हो, उधर तो 3 ही वर्ण है। तो देखेंगे कि री के स्थान पर और री के स्थान पर कैसे क्या होता है। तो थोड़ा देखिए, व्याकरण जो है वो बड़े समझने की आवश्यकता है। जब तक हम पूर्व की जो चीज़ें हैं, जो संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ी, जब तक हम उनका अच्छे से हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे व्याकरण समझ में नहीं आने वाली। जो जो क्लास है अगर हम पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पिछली कक्षाओं को अगर हम याद रख पाएंगे तो ही हम आगे क्लासों का अध्ययन कर सकेंगे। तो संज्ञा प्रकरण की जितनी भी क्लासें हमारे द्वारा वहाँ बताई गई, एक बार उनको पहले देखिएगा। देखने के बाद फिर उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए समझना और ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं, मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि गुण जो है संज्ञा है वो 3 ही वर्णों की होती है, और गुण संज्ञा के जो संज्ञक जो वर्ण है वो 3 है, ए और ओ। आपको पूछा जा सकता है गुण संज्ञक वर्ण है ए ओ, आ आई औ कुछ भी दिया जा सकता है। तो उस समय आपको क्या करना है, ए और ओ के ही ऊपर हमें निशान करना है, इनको ही हमें गुण संज्ञक मानना है। अब जब ये 3 वर्ण थे तो समस्या हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा विस्तार से विवेचन क्यों कर रहे हैं उसको भी समझिएगा। क्योंकि जो ए और ओ जो है वो 3 है, और इधर हमने कहा ए या आ के बाद ई उ रिल री हो, तो किसके स्थान पर क्या हो, ये आई समस्या। क्या ए या आ मिलकर के ए या आ के बाद ई आ जाए तो क्या करें। तो हमने व्याख्या करके देखा
कि ए या आ के बाद में ई आ जाए, तो इन तीनों में से आपको ए का चूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि ए या आ का और ई का उच्चारण स्थान जो है, ए या आ का तो कंठ है और ई का क्या है, तालु है, और ए का ए दे तो कंठ तालु से इसका उच्चारण स्थान है। उसके बाद हमने देखा इसका कंठ है, उ का होस्ट है, और कंठ ए या आ और उ का होस्ट है, तो इस प्रकार से सवर्ण उसका क्या हुआ, कंठोष्ट हुआ, तो उसी वर्ण का ग्रहण किया जाएगा। अब आगे देखिए कि बाय द वे अगर ए या आ के बाद, ए या आ के बाद, अब बचा क्या हमारे पास, ए ही बचा ना, तो ए या आ के बाद अगर री आ जाए, ए या आ के बाद क्या आ जाए, अगर ए या आ के बाद अगर री आ जाए, ऐसा हम समझे, ए या आ के बाद अगर री आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो देखिए हम देखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या था, इसका उच्चारण स्थान तो खंड था, इसका क्या था, इसका उच्चारण स्थान तो मूर्धा था, इसका उच्चारण स्थान क्या था, इसका मूर्धा था, हमने ये देखा। तो अब हमने देखा कि जो है वो कंठ, यहां पर कंठ है, उधर कंठ तालु है, और उधर कंठ ओष्ठ है, ऐसा हमारे सामने आया। तो देखिए जब हम जो इनमें ज्यादा सवर्णता को ग्रहण करता है, जो इनमें ज्यादा सवर्णता को लेता है, तो उसके स्थान पर ही समझा जाए। अर्थात यहाँ पर री का तो उच्चारण स्थान मूर्धा है, लेकिन इसमें किसी का भी मूर्धा नहीं है, तो ए या आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो इस प्रकार से इन तीनों में से कौन सा लिया जाएगा? इसी कंडीशन में इन तीनों में से सबसे अधिक निकट वर्ण कौन है, तो हमें पता चलेगा, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है और अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो हम ऐसी कंडीशन में इस ए या आ के प्लस री के स्थान पर हम क्या समझेंगे, ए समझेंगे। क्या समझेंगे? सिर्फ और सिर्फ ए समझेंगे। क्या? तो फिर देखिए हमारे यहाँ पर क्या होगा, हमारे सामने क्या होगा, हमारे सामने ये हुआ कि ए या आ के बाद में री आ जाए, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, ए होगा। तो आप सोचोगे ये तो बड़ी अजीब बात हुई, ये तो देखा ही पहली बार ही है। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आगे क्या होने वाला है। वो आगे एक सूत्र और आ गया, तो उस सूत्र को आप देखेंगे। मैं इनको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। देखिए हमारे सामने एक सूत्र आता है, इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं, यहाँ तक समझ गई, इसको यहीं रोकते हैं। उसके बाद में हमारे सामने गुण संधि से संबंधित एक तीसरा सूत्र आता है, सूत्र का नाम है उरण रपर है। इस सूत्र को समझना जरूरी हो गया है। यह सूत्र है, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए एक पितृ शब्द, पितृ शब्द, पितृ शब्द पता है इसके रूप कैसे चलते हैं? पितृ शब्द के ऋकारांत है ना, तो इसके रूप कैसे चलते हैं? पिता पितरो पितर है, पितरम पितरो पितृन, पित्रा पितृभ्याम पितृभि, पित्रे पितृभ्याम पितृभे, पितु पितृभ्याम पितृभे, पितु पितरो पितृणाम। पितु होता ना, षष्ठी में क्या रूप बना इसका? पितृ शब्द का षष्ठी में क्या रूप बना? इसका रूप बना पितु, बना ना पितु, बना पितु, क्योंकि ये क्या था? ऋकारांत था। तो ये पितृ शब्द ऋकारांत है। इसी प्रकार से मातृ शब्द मातुः, भ्रातृ शब्द भ्रातुः, ऐसे शब्द बनते हैं। तो ऋ की कारण ऋकारांत शब्द है। इससे ये स्पष्ट होगा कि जितने भी ऋकारांत शब्द है वो षष्ठी एक वचन में क्या बनेंगे? पितुः, अर्थात उकारांत हो जाएंगे और विसर्ग और लगेगा। ऋ के स्थान पर पित्त के जगह पे तो पितरा, लेकिन ऋ के स्थान पर क्या हुआ? ऊहा, और विसर्ग और लगा। उसी प्रकार से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे आपने इस ऋ का पितु बनाया, तो अगर मैं आपको कहूं कि इस ऋ का षष्ठी विभक्ति एक वचन बनाइए, पितृ की आपने षष्ठी एक वचन पितुः बनाई, वैसे ही मैं आपको कहूं कि इस ऋ की षष्ठी एक वचन बनाइए, तो आपको बोलना होगा कि इसकी षष्ठी एक वचन क्या होगी? उह, और विसर्ग और लगेगा। समझिए, ऋ की षष्ठी एक वचन क्या होगी?
उ होगा। अब आपको यहां पर देखिए, यहां पर उ था, ये उ था, ये विसर्ग था, यहां पर अण था और यहां पर र था और ये परह था। ये सब चीजें हैं। गुण संधि को समझना ही चाहते हो तो ये चीजें समझिए, नहीं तो एक स्पष्ट परिभाषा हमारे सामने वो अभी 1 मिनट में लिखा देंगे, ए या के बाद में ई उ री री हो तो उनके स्थान पर कर्मशः है ए ओ अर अल हो जाता, बात खत्म हो गई गुण संधि। थोड़ा धैर्य बनाइए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तीनों सूत्रों से जाकर के गुण संधि कंप्लीट होती है। तीनों सूत्रों को आपके लिए समझना जरूरी है। अगर आप स्कूल व्याख्याता की और वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो, नहीं तो रीट की तैयारी कर रहे हो, तो इतना काफी है कि ए या के बाद ई उ री री हो तो उन दोनों के स्थान पर कर्मशः ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब री शब्द है उसका षष्ठी एकवचन उ बना, तो ये जो उ आपको दिखाई दे रहा है, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का र बन जाएगा। तो ये र आपका आपको जो ये र दिखाई दे रहा है उरण रपर में, ये र तो क्या है, ये र तो है विसर्ग है, और ये जो र है ये विसर्ग से बनकर के र आया है, और इस र हलंत था तो इसके अंदर आगे वाला अण मिला और क्या रूप बन गया, रण बन गया। क्या बन गया, रण बन गया। और ये शब्द उरण आपके सामने आया, ये उरण शब्द आपके सामने निष्पन्न हो गया। ये निष्पन्न हुआ है, इस कंडीशन में हुआ है, उ है, अण है, र है और पर है। ये सारी चीजें इस उरण रपर के अंदर आपको दिखाई देगी। और ये जो उ है ये कहां से आया है, ये जो उ है वो इस री से आया है, इस री से निकल करके आपके सामने आया है। ये री है, ये री है। और ये री क्या कहती है, ये री कहती है, ये री कहेगी कि ये री ये बात बताती है कि री के बाद अगर अण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है, अण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है री, अगर री है और री अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है तो उनके स्थान पर र प्रत्याहार हो जाता है। तो उनके उसके जस्ट पर कहां लग जाएगा, उस री के पर, री के जस्ट बाद में क्या लग जाएगा, उस री के बाद में क्या लग जाएगा, ये र लग जाएगा। अभी समझना बहुत कुछ बाकी है, हो सकता है समझ में नहीं आने आ रहा हो, लेकिन धैर्य बनाओगे तो समझ में जरूर आएगा, क्योंकि ये व्याकरण की वैज्ञानिकता है, इसको हम समझेंगे तो देखिए और समझ करके छोड़ेंगे, ऐसे हम इस क्लास को छोड़ने वाले नहीं है। तो देखिए, ये जो उ है, इस उ, ये जो उ है वो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इस री से हुई है। समझ गए। अब इस री को हम और समझेंगे। इस री, ये जो री है, ये जो री है, इसका मतलब ये सिर्फ री नहीं है। आपने कहा था रील री सवर्ण्यवाच्यम एक वार्तिक थी, और री और री के मिलकर के कितने भेद हो गए थे, 30 भेद हो गए थे। तो इस री और री का मतलब क्या हो जाएगा, री का मतलब क्या हो जाएगा, री और री। ध्यान दीजिए, उरण रपण सूत्र में जो ये उ आया, वो उ का मूल रूप क्या है, इस उ का मूल रूप री है, और इस री का मतलब क्या होगा, इस री का मतलब होगा री और री। क्योंकि रील री सावर्ण वाच्यम वार्तिक ने आपको कहा था कि री और री की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर री का मतलब क्या लेंगे हम, री और री लेंगे। अब देखिए, उ का मतलब हमारे सामने स्पष्ट हो गया। उ का मतलब क्या है, उ का मतलब यह है कि री और री, ये हमारे सामने आ गया। उसके बाद में आया अण। तो अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इन्होंने कहा ए, ई और उ, यही होता है ना, ए, ई और उ। इन्होंने कहा अण प्रत्याहार में, क्योंकि इनको लेना तो ऐ था, लेकिन अकेला कैसे आएगा, जब तक हम अण प्रत्याहार नहीं बोलेंगे तब तक आएगा भी नहीं। तो अण का मतलब इन्होंने ए यू तो ले लिया, लेकिन यहाँ पर जरूरी इनको कार्य किससे था, काम किसका था, काम तो सिर्फ ए का ही था, लेकिन अण प्रत्याहार में सारे वर्ण ग्रहण होते हैं, इसलिए इनको ए यू को भी लेना पड़ा। तो देखिए, उ आपके समझ में आ गया। उ का मतलब क्या है, उ का मतलब री और री वर्ण समझे। उ का मतलब क्या समझे, उ का मतलब री और री वर्ण समझे। अब देखिए, उ का मतलब री और री आपने समझ गया है। उसके बाद में अगर अण है तो ये अ है, तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि री और री वर्ण के स्थान पर होने वाला जो अ है,
री और ली वर्ण के जो मिलन से जो होने वाला जो अ है, री और ली से के मिलन से जो बनने वाला अ है, उसके परे यानी क्या होगा, बाद में र प्रत्याहार लगा दो, उसके बाद में किसका यूज कर दो, र प्रत्याहार का यूज कर दो। और जब आप लोगों ने प्रत्याहार पढ़े थे तो आपको पता होना चाहिए र प्रत्याहार के अंदर दो वर्ण थे, एक तो था र और एक था ल। मैंने स्पष्ट लिखाया था, बोला भी था 42 प्रत्याहार होते हैं और 42 प्रत्याहारों के अंदर एक र प्रत्याहार है और र प्रत्याहार के अंदर दो वर्णों का ग्रहण किया जाता है। तो अब हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक तो ये स्पष्ट हो रहा है कि री के अंदर कौन से वर्ण का ग्रहण किया जाता है, री के अंदर री और ली दोनों वर्णों का ग्रहण किया जाता है। और र पर का मतलब क्या समझोगे कि जब आप इस उ का मतलब अगर आप री और ली ले रहे हो तो इस र का मतलब आपको क्या लेना होगा, र और ल लेना होगा। कि इस री और ली, उ का मतलब आपने कहा ना, उ का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, उ का मतलब क्या हुआ, री और ली हुआ। तो इस री और ली के स्थान पर होने वाला अण षष्ठी विभक्ति है, क्या स्थान पर, समझ रहे हो, मैं पहले बता चुका हूं, षष्ठी विभक्ति जहां जहां लग जाती है इसका मतलब ये होगा उसके स्थान पर। तो रे और री के स्थान पर होने वाला जो अण है, अण का मतलब क्या समझे, अ है, री और री के स्थान पर होने, री के स्थान पर होने वाला जो अण है, अण का मतलब क्या है, अ है, उसके पर में, उसके बाद में, पर यानी क्या होगा, उसके बाद में र प्रत्याहार लग जाता है। र प्रत्याहार का मतलब होगा एक बार तो र लग जाता है और एक की जगह पर ल लग जाता है, इन्हें र और इसके बाद में र या ल में से कोई एक लग जाता है। समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे। उरण रपर है सूत्र, फिर वापस आइए, उरण रपर है सूत्र थोड़ा जटिल है लेकिन समझना आपको होगा। देखिए उरण रपर सूत्र है, वो क्या कहता है, उरण रपर सूत्र कहता है कि उ का मतलब क्या समझे, उ है जो री से बना है, षष्ठी एक वचन में उ बना है, री का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, उ रूप बनेगा। तो उ जो है, उ का मतलब आप क्या समझे, री और ली, ठीक है। री और ली से बन करके जो आपके सामने अ आया है, री और ली के स्थान पर इस आदेश होने वाला जो अण है, अण का मतलब क्या है, यहाँ पर अ है, समझ रहे हो। री और ली के स्थान पर जो अगर जो आदेश अ हुआ है, री और ली के स्थान पर, री के और ली के स्थान पर जो आदेश अ हुआ है, री और ली के स्थान पर जो आदेश अ हुआ है, उसके जस्ट बाद में र पर यानी क्या होगा, उसके बाद में र प्रत्याहार लग जाता है। र प्रत्याहार लगा दीजिए, ये र प्रत्याहार लगा देते हैं क्योंकि र प्रत्याहार में दो वर्णों का ग्रहण किया गया है, एक वर्ण तो है र और एक है ल, ये लग जाता है। अब हमारे सामने समस्या आई कि साहब इसको र को ले या ल को ले, समस्या आई कि नहीं आई, इस र को ले या ल को ले, तो ध्यान दीजिए ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो है हम इसको देखेंगे तो जो ल का उच्चारण स्थान तो दंता है और र का ऋतु रसाणा मुर्दा है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, री का उच्चारण स्थान मुर्दा है और ल का उच्चारण स्थान क्या है, दंता है। अब आप देखिए अ का उच्चारण स्थान खंड था, री का उच्चारण स्थान मुर्दा था, तो अ या आ से तो हमने जो अ या आ से तो हमने गुण संज्ञा ही नहीं की होगी, तो अ को ले लिया। और अब देखिए अब री है मुर्दा जिसका उच्चारण स्थान, तो आप ही बताइए र और ल में से क्या लेना चाहिए, ल लेना चाहिए या र लेना चाहिए, क्योंकि र का उच्चारण स्थान मुर्दा है तो इसलिए हम अ के जस्ट बाद में क्या ले लेंगे, र ले लेंगे। ये हमारा स्पष्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर अ या के बाद में री है तो री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, री के स्थान पर अर आदेश हो जाएगा। तीन चीजें हमारी क्लियर हो चुकी है। कैसे हुआ है, पहला तो हमने पढ़ा कि अ या आ के बाद अगर ई हो, अ या आ के बाद अगर ई हो तो उन दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। ये हमने अभी देखा, हमने कहा कि अ या आ के बाद में अगर ई हो तो क्या हो जाएगा, तो हमने कहा था ए हो जाएगा। अ या आ के बाद अगर उ हो तो हमने कहा ओ हो जाएगा। और ये तीसरी चीज हमारे सामने क्लियर हो चुकी है कि अ या के बाद में री हो तो इसके स्थान पर अर हो गया है उरण रपर सूत्र की सहायता से। देखिए ऐसे ये र आपके सामने यहाँ पर निष्पन्न हुआ है। गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं, गुण संज्ञक वर्ण
3 ही हैं। कौन कौन से हैं? ए और ओ। तो देखिए अगर ए या आ के बाद ई हो तो ए कैसे आया, ए या आ के बाद ई हो तो ए कैसे आया हम समझ चुके हैं, ओ कैसे आया हम समझ चुके हैं, और अर कैसे आया इसको भी हम समझ चुके हैं। एक बार और देख लीजिए, एक सूत्र है उरण रपर है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है उरण रपर है। ये उरण रपर है सूत्र यही कहता है कि उ का मतलब क्या होगा? उ का मतलब होगा री या लृ। री और लृ के स्थान पर जो अण यानी क्या होगा? ए। री और लृ के स्थान पर जो ए आदेश होता है, री और लृ के स्थान पर जो ए आदेश होता है, उसके बाद में उसके पर यानी क्या होगा? उसके बाद में, ठीक है, जो री या लृ के स्थान पर जो अण आदेश होता है, जो अ आदेश होता है, उसके बाद में र प्रत्याहार लगा दीजिए। अर्थात र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? र और ल वर्ण आते हैं। और हमारे सामने समस्या आई थी कि यार र ले क्या ल ले, तो इसलिए री का उच्चारण स्थान मुर्दा था, तो इस और र का भी उच्चारण स्थान मुर्दा था, इसलिए हमने यहाँ पर र लिया। और यहाँ पर अ या आ के मिलन से और री के मिलन से क्या आदेश हुआ था? अर आदेश हुआ था। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा इस बात को। और अब अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हमारे सामने एक क्वेश्चन हो रहा है कि ए या आ के बाद अगर लृ हो तो इसके स्थान पर भी क्या आदेश हो जाएगा? तो देखिए ए या आ का उच्चारण स्थान क्या है? ए या आ का उच्चारण स्थान आपने बताया कंठ है। और अगर अ या आ के और ऋतुलसा नाम दंता, इसका क्या था? इसका उच्चारण स्थान दंत है। अब हम देखेंगे हमारे सामने समस्या आई कि अ या आ इसका तो कंठ है और लृ का दंत है, लेकिन इधर किसी का भी नहीं मिल रहा। तो आप जब कोशिश करोगे तो निकटस्थ पाओगे कि अ या आ का उच्चारण स्थान कंठ है, तो क्यों ने यहाँ अ को ले लिया जाए, क्योंकि अ का भी जो उच्चारण स्थान क्या है? वो कंठ है। इसलिए हम यहाँ से सबसे पहले तो क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे। और देखिए सूत्र उरण रपर है क्या कहता है कि उ का मतलब क्या होगा? री या लृ। री तो अपन ने ले लिया ना री। अब आगे लृ की बात कि री लृ के स्थान पर, री और लृ के स्थान पर जो अण का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ए, ठीक है। तो री लृ के स्थान पर जो अण आदेश हुआ है, उसके बाद में र प्रत्याहार लग जाएगा। र प्रत्याहार का मतलब क्या होगा? र या ल वर्ण लग जाएगा। तो यहाँ पर भी समस्या हुई कि यहाँ पर र लगाए या ल लगाए। यह बात हमारे सामने यहाँ पर भी निष्पन्न होकर के आती है। तो हम कहेंगे कि र ले या ल ले। तो इन्होंने कहा कि देखिए इसका तो र का तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंता है, और र का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है। तो ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, और क्योंकि इसका दंत है तो लर्तु लसानाम दंता, तो इसका मतलब ल आएगा। और इस प्रकार से ए के आगे क्या लग जाएगा? ल लग जाएगा। और इस प्रकार से हमारे सामने निकल करके आया है। अब हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि ए या के बाद में ई है तो ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। ए या आ के बाद में उ है तो उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। ए या आ के बाद में अगर री है तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? अर आदेश हो जाएगा। ए या आ के बाद में री है तो अर आदेश हो गया, और ए या आ के बाद में लृ है तो अल आदेश हो गया। इस प्रकार से गुण संधि के अंदर ए या आ पूर्व पद में होंगे और ई उ री लृ ये पर पद में होंगे, और इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल आदेश हो जाते हैं। तो वो हम सब पढ़ेंगे। उससे पहले इन सूत्रों की थोड़ा हिंदी अनुवाद लिख लेते हैं। तो देखिए हम इनका हिंदी अनुवाद लिखेंगे, समझेंगे सूत्रों को, उसके बाद में हम उदाहरणों के माध्यम से इनको सोल्व करेंगे। तो आइए हम इन सूत्रों को लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा गुण संधि में अदेंग गुण, और लिखना होगा यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। विधायक यानी होता है बताने वाला। इसमें ए ओ की गुण संज्ञा हो जाती है।
ये हुआ, पूछा जा सकता है गुण संख्या किन किन की होती है, ए ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संख्या हो जाती है। आगे देखिए दूसरा सूत्र, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2 लिखिए, आद गुण है, हलंत का ध्यान रखिएगा, आद गुण है, इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं। इसका अर्थ लिखोगे आप ए या आ के बाद यदि, अब लिख लेगा, अब लिख लीजिएगा, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद यदि, ए या आ के बाद यदि ई उ री लृ हो तो उन दोनों का मतलब क्या होगा, ए या आ और ई, समझ रहे हो, ए या आ उ, ए या आ री, ए या आ लृ, तो उन दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए ओ अर अल, हलंत भाई अरल आदेश हो जाता है। देखिए आद गुण सूत्र ने कहा इधर के पूर्व पद में क्या हो, ए या ओ हो, इसके बाद में क्या हो, ई उ री लृ हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह कार्य उरण रपर सूत्र की सहायता से होता है। उरण रपर सूत्र की सहायता से होता है। यह कार्य उरण रपर सूत्र की सहायता से होता है। क्लियर। उसके आगे चलेंगे, तीसरा सूत्र उरण रपर, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, इसको अच्छे से समझ चुके हैं। तीसरा नंबर का जो सूत्र है वो है बड़ा जटिल उरण रपर है। लिखोगे उ का मतलब आप यहां लिख सकते हो चाहो तो, री और लृ। अण का मतलब यहां क्या समझो आप, सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादा मत समझिए, अण का मतलब सिर्फ ए, री और लृ के स्थान पर होने वाला जो ए है, उस ए के बाद र प्रत्याहार का मतलब क्या समझोगे, र प्रत्याहार का मतलब समझोगे र या ल वर्ण आदेश हो जाता है। इसका मतलब यह है, तो लिखिए इसका हिंदी अर्थ लिखिए कि री और लृ वर्ण के स्थान पर होने वाले वर्ण के पर, यानी बाद में होने वाले वर्ण, वो कौन सा वर्ण है, होने वाला वर्ण कौन सा है, होने वाले वर्ण ए तो होगा के बाद यथा आवश्यकता, री है तो र हो जाएगा, लृ है तो ल हो जाएगा, यथा आवश्यकता र और ल आदेश हो जाता है। मैं समझा चुका हूं, आदेश हो जाता है। ये हुआ डायग्राम, समझिए डायग्राम हम देखते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि इधर क्या होगा, ए या आ होगा, और इधर की साइड क्या होगा, इधर ई होगा, तो क्या रूप बनकर के आएगा सामने, ए। इधर की साइड क्या होगा, ए या आ होगा, इधर की साइड क्या होगा, उ होगा। क्या समझकर क्या निकल करके आएगा हमारे सामने, ओ हमारे सामने बनकर के आने वाला है। इधर की साइड हम फिर देखेंगे ए या आ है, और
उसके बाद में क्या है, री है, तो देखिए री है तो भी गुण क्या होगा, अ होगा, लेकिन उरण रपर सूत्र की सहायता से अर हो जाएगा, समझना। और उसके बाद में देखिएगा अ या आ के बाद हमारे पास क्या हो, ली हो, तो भी क्या हो जाएगा, अ ये आदेश होगा, लेकिन उरण रपर सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, अल आदेश हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अ या के बाद ई उ री री हो तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल आदेश हो जाता है। इस बात को अच्छे से याद रखना है और हमें इनको कंठस्थीकरण करना है। और ये 3 सूत्र है जो गुण संधि के अंदर बहुत कार्य आते हैं और ज्यादातर परीक्षाओं में ये तो यही पूछ लिया जाता है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो देखिए अब हम 2-4 उदाहरणों के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी पुस्तकों में आप बहुत उदाहरण भी होते हैं, आप लोग चाहो तो उदाहरणों को देख सकते हो कहीं से भी, फिर भी कुछ उदाहरण है जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ए या आ हो, ए या आ, और इधर क्या हो, ई हो, ई का मतलब छोटी या बड़ी, समझ रहे हो, हस्व या दीर्घ, हाँ तो ए, और इसका मतलब क्या होगा, ए या के बाद उ हो तो क्या हो जाएगा, ओ। ऐसे बार बार लिखने से ही आपका क्लियर हो जाने वाला है। दोनों के स्थान पे होगा, इस बात का ध्यान देना है, इन दोनों के स्थान पर होने वाला है। ये अल आदेश हो जाता है। और देखिए कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कार्य हम अब इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए उदाहरणों के माध्यम से, 1-2 उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे। देखिए यहां है उप और यहां अपन लेते हैं इंद्र, उप प्लस इंद्र, ये हमारा एक उदाहरण है। तो हम देखिए संधि करने से पहले हम देखेंगे हमेशा पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण होगा। पूर्व पद यहाँ पर क्या है, पूर्व पद यहाँ पर उप है, उप का अंतिम अक्षर कौन सा है, तो हमें पता चला तो उप में का अंतिम अक्षर तो क्या है, अ है, ये निकाल लिया। और इसका प्रारंभिक अक्षर क्या है, ई है। अब हमें सबसे पहले तो ध्यान देखना है कि अ और ई दोनों क्या है, स्वर है, दोनों के दोनों क्या है, स्वर है, कोई व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं तो स्पष्ट है स्वर संधि होने वाली है। तो अ और ई है, और जब अ और ई है तो इन अ और ई के स्थान पर आपने कहा कि ए आदेश हो जाता है। अ और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। तो क्यों नहीं इन दोनों के स्थान पर, देखिए दोनों के स्थान पर होगा, क्यों नहीं इन दोनों के स्थान पर ए आदेश कर दिया जाए। इधर क्या बचा, इंद्र बचा, इधर क्या बचा, उप बचा। उप भी कैसा था, हलंत था। तो ये ए प में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हलंत व्यंजन अगर व्यंजन है उसके बाद में कोई स्वर है तो स्वर व्यंजन में जाकर के मिल जाता है। और क्या रूप बना, आपके सामने निकल के आया, उपेंद्र है, उपेंद्र है, उप इंद्र है, छोटा इंद्र है, समझ रहे हो। ये उपेंद्र आपके सामने समझ करके आया है। बहुत सारे उदाहरण है, उपेंद्र है। उसके बाद में आप देख सकते हो उपेंद्र था, उपेंद्र के बाद में आप देख सकते हो गणेश, गणेश है, गण, गणों का ईश, गण प्लस ईश, इसकी जो है वो संधि विच्छेद होगी। गण, गण के अंदर क्या है, कोलंत कीजिए, ए निकालिए, इधर ईश है, यहाँ ईश है, ए और ई को मिलाइए, ए आदेश कीजिए। इधर क्या था, इधर गण को लीजिए वापिस, गण, और इधर स लीजिए, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर तो ये हो गया, ण में ए मिला, और क्या रूप बन जाएगा, गणेश है, बन गया ना गणेश। ये हो गया, गणों का जो स्वामी है वो गणेश होगा। उसी प्रकार से महा प्लस ईश है, महेश होगा, महा प्लस ईश है, महा प्लस ईश है, आ है, यहाँ लिख लीजिए मह, इधर कीजिए आ, इधर कीजिए ई, इधर लिख दीजिए स, आ और ई मिल करके ए हो जाएंगे। वापस लिख दीजिए मह प्लस लिख दीजिए स है, और देखिए ये हलंत है, ये इसमें मिल जाएगा, और इसमें मिलने से क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ध्यान दीजिए, महेश हो गया। ए का मतलब ये ए ही है, डबल वाला मात्रा नहीं, वो तो ए कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर महेश ही है, ऐसे ही सुरेश है, सुर प्लस ईश है, ऐसे ही दिनेश है, दिन प्लस ईश है, समझ रहे हो। इन सबके अंदर क्या है, गुण संधि हो। रमेश है, रमा प्लस ईश है। रमा कौन, रमा, रमा लक्ष्मी का नाम है, ठीक है, हाँ लक्ष्मी का नाम रमा है। रमा के स्वामी कौन, रमा, ईश यानी क्या होगा, ईश्वर या स्वामी, तो वो होंगे रमेश अर्थात विष्णु भगवान। तो देखिए इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण जो ई के हमने देखे। अब उसके बाद में ऊ के कुछ उदाहरण देखते हैं। पर प्लस उपकार है,
पर प्लस क्या हुआ, उपकार है, पर में क्या है, प्रकार रह में से ए निकाल लीजिए, उ का उ रहा, इधर पकार कीजिए, ए और उ मिलकर के क्या हुआ, ओ हुआ, और पर प्लस ओ प्लस पकार है, और देखिए क्या रूप बन जाएगा, हमारे सामने निष्पन्न होकर के आया है परोपकार है। परोपर यानी दूसरों का उपकार यानी भला हो, जो दूसरों का भला करे वो क्या कहलाएगा, परोपकार। संधि कीजिएगा, संधि विच्छेद जब भी कीजिएगा कोशिश कीजिएगा दोनों शब्दों के अर्थ निकले, पर यानी दूसरा, उपकार यानी क्या होगा, भला। जहाँ दोनों शब्दों का अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर ही संधि सही समझी जाएगी। आपको जहाँ से संधि को विच्छेद कीजिए, जहाँ से दो शब्द निकल रहे हैं और उन दोनों शब्दों के कोई ना कोई अर्थ जरूर निकले, है ना। 80% अर्थ सोचिएगा, 80% चीज़ें पे लागू होती है, अर्थ जरूर हमें निकलना होगा। उसी प्रकार से आप और सारे उदाहरण देख सकते हो। गंग परोपकार हुआ, महोत्सव हुआ, महोत्सव 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 हुआ, महोत्सव को आप लिखोगे महा प्लस उत्सव है। देखिए शब्द होना चाहिए जी जो वैलिड हो, आपको लगे। मह प्लस उत्सव नहीं होने वाला, आप कह दो मह प्लस उत्सव भी तो हो सकता है, लेकिन वो नहीं। मह का कोई अर्थ आपने सुना कहीं, मह शब्द, मह का कोई अर्थ निकल रहा है क्या, कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है। तो महा, महा का मतलब जरूर निकलता है, आपने सुना होगा महा यानी महान, तो मह प्लस आ प्लस उ उत्सव, और क्या रूप बना, आ उ और उ मिलके ओ हुआ, ये इधर महता और ये इधर स्वता, और आप कोशिश करोगे तो है में ओ मिल जाएगा, और क्या रूप बढ़ जाएगा, महोत्सव है आपके सामने निकल करके आ जाएगा। ऐसे गंगोत्सव है, गंगा प्लस उत्सव। अब गंग नहीं हो सकता, गंग नाम की कोई चीज नहीं है, समझ रहे हो, गंगा है तो दोनों शब्द होना चाहिए। गंगा पे जो उत्सव हो रहा है वो गंगोत्सव कहलाया, गंगा प्लस उत्सव है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य का जो उदय हो रहा है वो क्या कहलाएगा, सूर्योदय कहलाया। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्रमा का जो उदय हो रहा है वो चंद्रोदय कहलाया। नील प्लस उत्पलम, नीला है जो गुलाब का फूल या कमल, नीला है कमल जो, नील प्लस उत्पलम, ए और उ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और यहाँ पर भी गुण संधि हो जाएगी। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो। पुस्तकों को आप देखोगे, कोई भी संस्कृत की किताब उठाइए उसमें आपको जगह जगह गुण संधि के उदाहरण मिलेंगे। देवेंद्र है, देव प्लस इंद्र है, देवेंद्र है, तो आप ऐसे उदाहरण देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा। अब आपने ई के उदाहरण और उ के उदाहरण देख लिए, अब देखिए अब री के उदाहरण देखते हैं। री के उदाहरण जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि देव, देव प्लस क्या है, ऋषि है, देव प्लस ऋषि। देखिए समझिए, अब हमने कहा था देव में से तो क्या निकाल लीजिए, अंत में ए है, और ऋषि में क्या है, री है, और ऋषि इधर लिख दीजिए। ए और री मिलकर के क्या हो जाएंगे, गुण संधि कहती है। ए और री मिलकर के क्या गुण हो जाएगा, ए, क्योंकि गुण तीन ही है, ए और ओ, तो ए और री मिलकर के गुण क्या होगा, ए, लेकिन उरण रपर सूत्र की सहायता से इसके पर में क्या लग जाएगा, र लग जाएगा, तो ए और री मिलकर के क्या हो गए, अर हो गए। तो देखिए इधर लिख दीजिए देव, ये हलंत है, और इधर लिख दीजिए सी। अब देख में हलंत में तो ए मिल गया, तो ये तो हो गया देव पूरा। अब ये री है ना, री के रूल से अगर वो खुद हलंत है तो आगे वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं देव ऋषि, देव ऋषि नारद नाम सुना होगा आपने, तो देव ऋषि शब्द है, इस प्रकार से बना है। री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हमारे सामने बन करके आते हैं। देव ऋषि रहा, महर्षि रहा, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और देखिए त्वलकार है, अब लृकार के उदाहरण देखेंगे हम। तव प्लस लृकार है, तो देखिए तव में हम कोशिश करेंगे निकालने की, तो इसमें हलंत हुआ, ये हुआ ए, लृकार में क्या आदेश हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा। लृकार में सॉरी क्या है, लृ में भी क्या है, ली है, और ये हुआ कार है, और ए और लृ इन दोनों के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, लेकिन उरण रपर सूत्र की सहायता से ल पर में लग जाएगा, और क्या रूप बन जाएगा, तव प्लस अल प्लस कार है, और जब वर्ण मिल जाएंगे तो तवलकार है हमारे सामने निकल करके आता है। तो इस प्रकार से आज हमने गुण संधि का विस्तृत अध्ययन किया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप नीचे मैसेज में कमेंट कर सकते हो, हम उसके लिखने की कोशिश करेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज हमने गुण संधि का अध्ययन किया है। अगली क्लासों में हमारी स्वर संधि जो चल रही है उसी को हम पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।